सुप्रभातम प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर कमलबाई, सहायक आचार्य हिंदी, शहीद कैप्टन रिपू दमन सिंह, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर से। आज हम इस वीडियो में रीतिकाल की प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। रीतिकाल राजाओं और रईसों के आश्रय में पला था। कभी भी राजा के आश्रय में रहते थे। राजा जैसा आदेश देते कभी उसी प्रकार की काव्य रचना करते थे, क्योंकि आश्रयदाता के दान, पराक्रम आदि का अलंकारिक वर्णन करने से इन्हें धन की प्राप्ति होती थी। अतः राज प्रशस्ति भी इन कवियों की प्रवृत्ति रही है। धार्मिक संस्कारों के कारण भक्तिपरक रचनाएं करके वे आत्मलाभ भी प्राप्त करते रहे हैं। लेकिन इस समय के जो राजा थे, उनकी जो मानसिकता थी बहुत ही कुत्सित थी। नारी के प्रति उनका घृणित दृष्टिकोण था। राजाओं की मानसिकता का इस काव्य के स्वरूप पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। दिल्ली के विशाल मुगल साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने के साथ अनेक सत्ता केंद्र दिल्ली दरबार की स्मृति को ताज़ा करने के लिए वैसे ठाट जुटाने लगे। उनका दृष्टिकोण लेकिन पूर्णतः ऐहिक और सामंती था। ये भोग के उपकरण जुटाने, विनोद के मसाले को एकत्रित करने में ही प्रसन्नचित्त रहते थे। सुरवाला, सुराही और प्याला के साथ साथ तान, तुक और ताल तथा गुणीजनों के सरल काव्यों को जुटाने में भी लगे हुए थे। इन सब मसालों में कविता ही सबसे अधिक परिष्कृत थी। वह विनोद के साथ साथ बौद्धिक आनंद और व्यक्तित्व का निर्माण भी करती थी। तो इस प्रकार के माहौल के अंतर्गत लिखा गया जो साहित्य है वह भी पूरी तरह चमत्कृत, अलंकृत और श्रृंगारिक हो गया है। अब ऐसे साहित्य की क्या क्या प्रवृत्तियाँ हो सकती है, देखिए। रीति तत्व का निरूपण, जिसको आचार्य बनने की होड़, अर्थात इस काल के जो कवि हैं उन्होंने रीति तत्व का निरूपण किया है। इस काल का कवि अपने आप को कवि के साथ साथ काव्य शास्त्र का ज्ञाता भी समझता था। रीतिकाल के कवि सामान्यतः दो वर्गों में रखे जाते हैं। एक वर्ग तो उन कवियों का है जिन्होंने रीति निरूपण के लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया था, और दूसरा जो वर्ग है वह उनका है जिन्हें रीति शास्त्रीय ज्ञान तो था लेकिन ग्रंथ न लिखकर केवल लक्ष्य ग्रंथ यानी कि उदाहरण ग्रंथ ही रचे थे। कवि संस्कृत काव्यशास्त्र के समृद्ध और गहन परंपरा का हिंदी में अनुकरण कर रहे थे। इनके आश्रयदाता विद्वान नहीं थे वरन रसिक थे। अतः रसिक प्रेमियों को रिझाने के लिए पांडित्य प्रदर्शन के हिंदी कवियों ने रीति निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों की रचना को प्रमुखता दी। कवि और पांडित्य की धाक जमाने के लिए लक्षण ग्रंथों का निर्माण करते थे ताकि कोई इनको शास्त्र ज्ञान शून्य ना समझ ले। ये आचार्य बनकर पंडित में तथा सरस कविता करने में ही राज दरबारों में प्रतिष्ठा पाते थे। रीति विवेचन में इन कवियों ने काव्यांगों के लक्षण और उदाहरणों का ढेर लगा दिया था। लक्षण भले ही गढ़बद्ध हो किंतु उदाहरण श्रृंगार के सुंदर छंदों का संग्रह हो गया था। जैसे अलंकारों को महत्व बनाने के लिए केशवदास ने जो परिभाषा दी है वह बहुत ही प्रासंगिक होगी। देखिए क्या कहा उन्होंने। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजय कविता वनिता मित्र। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से नायिका भी सुंदर हो लेकिन आभूषणों के अभाव में सुंदर नहीं लगती, उसी प्रकार से जो कविता होती है वह चाहे कितनी भी सरस और सुंदर हो लेकिन यदि उसमें अलंकार नहीं है तो वह निरर्थक है। और इसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उन्होंने रीति तत्व का निरूपण किया। अर्थात ऐसे कवि जिन्होंने काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्य की आत्मा, रस, ध्वनि, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति, अलंकार, छंद आदि का निरूपण अपने काव्य में किया, वे सर्वांग निरूपक कवि कहलाए।
ऐसे कवियों को क्या संज्ञा दी उन्होंने? सर्वांग निरूपक कवि कहलाए। और ऐसे कुछ कवि जिन्होंने इस प्रकार के ग्रंथ लिखे उनमें ये थे चिंतामणि, देव, कुलपति, भिखारी दास आदि का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। इस युग की जो अगली प्रवृत्ति थी वह थी श्रृंगारिकता। तो रीतिकाल के कवियों की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिकता है। इन कवियों का श्रृंगार वर्णन एक ओर तो शास्त्रीय बंधनों से युक्त है, तो दूसरी ओर विलासी आश्रयदाता की प्रवृत्ति ने इसे उस सीमा तक पहुंचा दिया है जहां यह अश्लीलता का स्पर्श करने लगा है। अर्थात इनका जो श्रृंगार है वह अश्लीलता की हदों को भी पार करने लगा था। नायक नायिका भेद का निरूपण प्राय इसी के अंतर्गत किया जाता है। यह श्रृंगार तत्कालीन परिस्थिति की घोर पतन का युग था, जिसमें मुस्लिम शासक बिल्कुल पूरी तरह श्रृंगारिकता में डूबे हुए थे। हिंदू जीवन पराभव के कारण हीन और नतमस्तक था। भक्ति काल की आशावादिता ने ही हिंदुओं में उत्साह का संचार कर रखा था। लोग बाहर से तो मौन और भीतर से विलास के सब साधनों का उपभोग करने में लगे हुए थे। नारी विलास की केंद्र थी, उसी के चारों ओर पुरुष की सभी आकांक्षाएं मंडरा रही थी। रीतिकाल में कृष्ण भक्ति की परंपरा में काम वासना तथा श्रृंगारिकता को ढकने का प्रयास भी किया गया। इसलिए साधारण नायक नायिकाओं को भी राधा और कृष्ण की संज्ञा इन्होंने प्रदान की। कहा भी था, अब के कवि रीजे तो कविता ही है, नहीं तो राधिका कान्हा ही सुमरन को भाई नहीं है। इस प्रकार इस युग में जो श्रृंगारिकता थी वह अश्लीलता की हद को पार कर चुकी थी। विलास वृद्धि की प्रधानता के कारण इनकी सौंदर्य दृष्टि भी अंग सौष्ठव, शारीरिक बनावट और बाह्य रूप आकार तक ही सीमित रही। आंतरिक सौंदर्य की ओर देखने को तो लगता है कि इन कवियों को समय ही नहीं था। नारी के प्रति सामान्य दृष्टि होते हुए भी कहीं कहीं सूखिया प्रेम के दृश्य भी उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार इस काल में जो श्रृंगार था वह पूरी तरह अश्लीलता पर पहुंच चुका था। उनकी पहुंच ही नहीं हो सकती। वे नाक्षिक सौंदर्य चित्रण, अंग प्रत्यंग का सौंदर्य दर्शन, श्रवण, संलाप, मिलन सुख की अभिव्यक्ति में ही काव्य की इतिश्री समझते थे। संयोग श्रृंगार की दृष्टि से नायिका के अनुभवों का चित्रण करने में बिहारी अद्वितीय थे। वे कहते थे, कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, बड़े भवन में करत है नैनन हूँ से बात। अर्थात एक नायक और नायिका अपने परिवारजनों से भरे हुए भवन में ही नेत्री नेत्रों में वार्तालाप कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो चित्रण है उन्होंने किया। और भी उन्होंने कहा, तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरई, हित पोष के तोष सुजान पले, बिललात महादुख दोष भरई। संयोग श्रृंगार में हिंडोला, तीज, त्योहारों की छटा का भी सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। अलंकारिकता, अगली जो प्रवृत्ति है वह है अलंकारिकता। रीतिकालीन काव्य में अलंकरण की प्रधानता है। कविता सुंदरी को अलंकारों से सजाने में कवि कर्म की कुशलता समझते थे। अलंकारों के प्रति इनका मोह बहुत अधिक था। रीतिकाल तो प्रदर्शन का काल था। कवियों की रुचि काव्य को दरबारों की तरह सुसज्जित करने में रहती थी। अलंकारों का आधिक्य भाव राशि की दृढ़ता का सूचक था। अर्थात अलंकारों की अधिकता के कारण यह जो भाव थे वे पूरी तरह दब चुके थे। तुलसी, तुलसी, सूर, केशव आदि के काव्य में अतुल भाव राशि थी। रीतिकाल में भाव की आत्मा अलंकारों के अंदर ही थी। इसलिए इन्होंने अलंकारों के अधिक प्रयोग से भाव राशि को भी दबा दिया था। उन्हें अलंकृत करने में कसर नहीं छोड़ी। रूप रसिक कवि अपनी नायिका को आभूषण रहित नहीं देख सकते थे।
ने अपनी कविता को ही वो अलंकारों से रहित देख सकते थे। अर्थ अलंकारों को प्राचुर्य दिया और शब्द अलंकारों की इसमें अधिकता थी। इस प्रकार रीतिकाल में अलंकारों की भी भरमार थी। रीतिकालीन कवियों के लिए अलंकार शास्त्र की जानकारी एक अनिवार्यता थी, क्योंकि इसके बिना उसे सम्मान मिलना कठिन था। परिणामतः इस काल में अलंकता खूब फली फूली और अलंकार जो कविता का साधन है वह साध्य बनकर बैठ गया। इस पर अलंकारिकता भी थी। नारी के प्रति दृष्टिकोण, अगली प्रवृत्ति है नारी के प्रति दृष्टिकोण। सामंतों के विलास और नारी के संयोग में पली इस कविता का दृष्टिकोण नारी के प्रति पूर्णतः मांसल रहा। यह कविता नारी को मात्र वासना की, भोग की वस्तु मानती है। नारी के प्रति पुरुष का आकर्षण किसी सामाजिक दायित्व की आवश्यकता के लिए नहीं, अपितु नारी के सौंदर्य का उपभोग करने के लिए है। नारी के उदात्त मान, भगनी, सहचर्य, प्राण जैसे रूपों में कवि की भक्ति ही नहीं है, अपितु सौंदर्य सराबोर ही, अर्थात सौंदर्य के जो तालाब है उसमें ही गोता लगाने में वो अपने कवि कर्म की कुशलता समझते हैं। नारी के सौंदर्य निरूपण उसके प्रेम, भय, सुख, दुख, हाव भाव, लीला, विलास का निरूपण रीति कवियों ने उनके व्यक्तित्व को मुखरित करने के लिए ही इन कवियों की रसिक वृत्ति में ही नायिका भेद का विधान किया है। नारी को नारी रूप में न देखकर उसे अज्ञात यौवना, मुग्ध अभिसारिका, वासक सज्जा, आगत पतिका, सुचिता, खंडिता, दूती आदि काम उद्देचक रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रकार नारी के प्रति इनकी जो दृष्टि थी वह क्षुद्र थी और एक सौंदर्य निरूपण तक ही सीमित थी। नारी के कमनीय अंगों का स्थूल एवं मांसल चित्र अंकित करते हुए उन्होंने काव्य रसिकों को उनके मनमोहक स्वरूप से परिचित करवाया। उनके समक्ष नारी का एक ही रूप था, विलासी प्रेमिका का रूप। बस सिर्फ नारी के प्रति एकांगी दृष्टिकोण के कारण वे उसकी सामाजिक महत्ता और उसकी श्रद्धा सन्वित जो गौरवमय मूर्ति का चित्रण है वह नहीं कर सके। प्रकृति चित्रण, इन कवियों ने जो प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया है। रीतिकाल के जो कवि है उन्होंने प्रकृति को उद्दीपन रूप में ही देखा है। और अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन, ऊहात्मक वर्णन का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर किया हो वर्णन। रीतिकाल के कवियों ने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा की और उन सभी का उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। धार्मिकता और नैतिकता, अगली जो प्रवृत्ति है हमारी वह है धार्मिकता और नैतिकता, जिसको नीति और भक्ति भी कह सकते हैं। तो इस युग में जो रीति सिद्ध कवि है उनके काव्य में ये नीति भक्ति की धारा प्रवाहित हुई। रीति काव्य में धर्म और नीति एक आवरण मात्र है जो इन कवियों की नग्न सरंग्रता को ढककर समाज की नज़रों से गिरने से बचाता है। राधा कृष्ण का नाम तो श्रृंगार के विभिन्न मांसल स्वरूप और क्रीड़ाओं को निर्भर होकर प्रकट करने वाला बहाना मात्र है। इस काव्य में लौकिक नायक नायिका को ही राधा कृष्ण का नाम देकर अपनी विलासी, उत्तेजक और मादक मजलूम करने का प्रयास किया है। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि जीवन की अतिशय रसिकता से जब ये कभी घबरा उठते होंगे तो राधा और कृष्ण को ही अपने अनुराग, उनके धर्मभीरी मन को आश्वस्त करते होंगे। पराश्रितता या आश्रयदाता की प्रशंसा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये कवि राजा के आश्रय में रहते थे, राजा जैसा आदेश देते वैसी ही कविता करते थे, इसलिए राजा की प्रशंसा करना ही इनका धर्म था। बिहारी, देव, भूषण, सूदन, केशव, मतीराम आदि कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे। नायक नायिका भेद, इन्होंने नायक नायिका भेद का भी चित्रण किया है, अर्थात नायिका के बहुत सारे प्रकार बतला दिए, इसी प्रकार नायक के। और पांडित्य प्रदर्शन में ही ये अपने कवि कर्म की कुशलता समझते थे। और इस युग में कला पक्ष की प्रधानता रही और अधिकांश साहित्य ब्रजभाषा में लिखा गया। धन्यवाद।